हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज लेक्चर नंबर 79 केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फजान्स रूल के रिगार्डिंग कंसेप्ट हमने देखा था। फजान्स रूल में पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन। Polarizing power of cation directly proportional to ionic potential, directly proportional to charge, inversely proportional to size. Polarizability directly proportional to charge and size के directly proportional। उनसे इफेक्ट क्या हुआ, पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। उसके बाद मैंने बात की मेल्टिंग पॉइंट की। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल में, दो पढ़ चुके हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो ये चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल, और इसमें सबसे पहला कोवेलेंट कैरेक्टर, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट, और तीसरा है थर्मल स्टेबिलिटी। टीएस तीसरा जो एप्लीकेशन है वो है थर्मल स्टेबिलिटी। मतलब मैं जिसको बोल रहा हूं टीएस, थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। देखो कोई भी कंपाउंड है वो एक डेफिनेट टेम्परेचर तक थर्मल अगर हम सप्लाई करें, हीट उसको सप्लाई करें तो वो स्टेबल होता है। एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब वो डिकम्पोज हो जाता है। जैसे एग्जांपल में लूं, जैसे H2O की बात करते हैं। मान लो H2O मैंने सॉलिड लिया, तो मैं अगर इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करूं तो ये H2O गैसियस फॉर्म में चला गया, वेपर फॉर्म में आ गया, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक तो थर्मली स्टेबल ही है। ताप देने पे मतलब थर्मल सप्लाई करने पर ये डिकम्पोज नहीं हुआ है। बट इसी H2O को यदि मैं 202 डिग्री सेल्सियस पे हीट करूं तो ये डिकम्पोज हो जाता है H2 और हाफ O2 में। तो ये हर एक कंपाउंड टेम्परेचर पर डिकम्पोज होगा, बट कौन कम टेम्परेचर पे होगा, कौन ज्यादा टेम्परेचर होगा। जो डिकम्पोज होने के लिए जिसके लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसका मतलब वो थर्मल के लिए ज्यादा स्टेबल है, और जो कम टेम्परेचर पे ही डिकम्पोज हो गया मतलब वो थर्मली लेस स्टेबल है। तो किसी भी कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी चेक करते हैं ना, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो देखो। थर्मल स्टेबिलिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला फॉर आयनिक कंपाउंड, ठीक है, और दूसरी थर्मल स्टेबिलिटी साथ ही बता रहा हूं फॉर कोवेलेंट कंपाउंड। थर्मल स्टेबिलिटी फॉर आयनिक कंपाउंड, थर्मल स्टेबिलिटी फॉर कोवेलेंट कंपाउंड, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। कोवेलेंट कंपाउंड तो यदि कोवेलेंट कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो यहां कोवेलेंट कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल EN। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, देखो आयनिक कंपाउंड थर्मली मोर स्टेबल देन कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड की तुलना में थर्मली ज्यादा स्टेबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड क्योंकि आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट कंपाउंड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो यहां मैं बोल रहा हूं कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ये देखना है आपको इन पीरियड। ये कंसेप्ट कहां देखना है, पीरियड में ऐसे देखना है। दूसरा मैं बोलूं थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। एक साइज बढ़ेगी तो ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और यहां ये आपको देखना है इन ग्रुप। तो कोवेलेंट कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी तो इस कंसेप्ट से चेक करनी है।
ठीक है, अभी बात कर लेते हैं थर्मल स्टेबिलिटी फॉर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के लिए थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं तो आयनिक कंपाउंड में थर्मल स्टेबिलिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, और दूसरा थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, या फिर थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर। कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि कंसेप्ट ये है कि आयनिक कंपाउंड थर्मली मोर स्टेबल देन कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर? यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहां तो ये पीरियड में हम ये कंसेप्ट लगाएंगे, ग्रुप में ये कंसेप्ट लगाएंगे। अब यहां पोलराइजेशन तो कब देखेंगे और लैटिस एनर्जी कब देखेंगे, ये देखेंगे व्हेन एनाइन इज, ये देखेंगे व्हेन एनाइन इज पोली एटॉमिक। ये कब देखेंगे? जब एनाइन पोली एटॉमिक हो। कैसे? लाइक पोली एटॉमिक बात करें, CO3 माइनस 2 HCO3 माइनस कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, SO4 माइनस 2 सल्फेट, ClO4 माइनस क्लोरेट, SO3 माइनस 2 सल्फाइट, NO3 माइनस 2 नाइट्रेट, O2 माइनस 2 प्रोक्साइड, O2 माइनस, OH माइनस, मतलब सब में पॉली एटॉमिक एनाइन है, एक से ज्यादा एनाइन है। उस कंडीशन में पोलराइजेशन बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और लैटिस एनर्जी ये कब देखेंगे? व्हेन एनाइन इज मोनो एटॉमिक। एनाइन मोनो एटॉमिक हो, जैसे हेलाइड हो गया, हाइड्राइड हो गया, ठीक है, ऑक्साइड हो गया, नाइट्राइड हो गया, कार्बाइड हो गया। इनके साथ हम मोनो एटॉमिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोनो एटॉमिक लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पॉली एटॉमिक है तब आपको ये कंसेप्ट लगाना है। इससे आपको थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। जैसे मैं यहां केस लूं, जैसे क्वेश्चन CH4 NH3 H2O HF कोवेलेंट है, तो ये पहले कोवेलेंट की बात कर रहा हूं, इधर से इधर जा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। NH3 PH3 AH3 SbH3 और ये BiH3 ग्रुप में बात होगी, टॉप टू बॉटम गया तो साइज इंक्रीज हुई, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई। ऐसे बात करूं H2O HF NH3, ये तो आ गया ये वाला ही, H2O H2S H2SE H2TE, तो इधर से इधर जा रहा हूं तो साइज इंक्रीज, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। HF HCl HBr HI, इधर से इधर गया तो साइज इंक्रीज, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। ये तो बात हुई फॉर कोवेलेंट कंपाउंड का कंसेप्ट। तो कोवेलेंट कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी इससे चेक करते हैं। आयनिक कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी इससे चेक करनी है, मोनो एटॉमिक एनाइन है तो लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलना है, और यदि पॉली एटॉमिक एनाइन है तो पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलना है। अब इस पे क्वेश्चंस हम करें तो देखें, इसको मिटा दूं, देखिए थर्मल स्टेबिलिटी
अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड in decreasing order of thermal stability। क्वेश्चन लगाने हैं, लगा लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई बहुत ज्यादा यहां प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। जैसे Na2O K2O Rb2O CH2O, कंसेप्ट क्या लगेगा, लैटिस एनर्जी, और इधर से इधर जा रहा हूं तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब मैं लूं Na2O2 K2O2 Rb2O2 और CH2O2, O2-2 प्रोक्साइड है, तो पोलराइजेशन लगेगा, तो इधर से इधर जा रहा हूं तो पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन डिक्रीज हो रहा है क्या, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इधर से इधर जाऊंगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं लूं NaOH KOH RbOH COH, इधर से इधर जाऊंगा तो थर्मल स्टेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। CSOS मोस्ट स्टेबल है। इसके अलावा अगर मैं लूं NaCl, ये दूसरा ले लेते हैं चलो, BeH2 MgH2 CaH2 SrH2 BaH2, कंसेप्ट क्या लगेगा, लैटिस एनर्जी डिक्रीज, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे लूं मैं BeCO3 MgCO3 CaCO3 SrCO3 और BaCO3, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज, थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज। तो देखो BeCO3 थर्मली लेस स्टेबल, थर्मली लेस स्टेबल, और BaCO3 थर्मली मोर स्टेबल। ठीक है, डिकम्पोज एट लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाएगा क्योंकि थर्मली लेस स्टेबल है। ये डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर। अब ओ ले लेता हूं, जैसे BeCO3 MgCO3 Li2CO3 Al2CO3 का होल ट्वाइस। तो कार्बोनेट है, पोलराइजिंग पावर की बात करें तो इनमें अगर मैं कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करूं तो सबसे ज्यादा BeCO3 में, फिर Al2CO3 का होल थ्राइज, उसके बाद MgCO3 और Li2CO3, ये कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो थर्मल स्टेबिलिटी ये वाली आ गई, मतलब इनमें से लिथियम सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल है, उसको डिकम्पोज करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, सबसे कम टेम्परेचर बेरिलियम कार्बोनेट के लिए देना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गए। ऐसे अगर मैं लूं ZnCO3 CdCO3 HgCO3, इधर से इधर जाता हूं तो पोलराइजेशन मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं ना, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब वही कंसेप्ट लगाना है जो वहां हमने लगाया है, उसी कंसेप्ट से हमें चेक करना है। Na2CO3 MgCO3 CaCO3 RbCO3 Rb2CO3 और BeCO3, तो कोवेलेंट कैरेक्टर लगाएं, इनकी पोलराइजिंग पावर आपको बताई हुई है। BeCO3 में सबसे ज्यादा, फिर MgCO3 में, उसके बाद CaCO3 में, Na2CO3 में और Rb2CO3 में। तो थर्मल स्टेबिलिटी ये वाला ऑर्डर आएगा। क्लियर है।
ठीक है, तो ये थर्मल स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, आपको पॉलीएटॉमिक एनाइन का कैसे चेक करना है वो मैंने बोला है। जैसे मैंने बोला NaCl, KCl, RbCl, CCl, इधर से इधर गया, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हुआ, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ऐसे अगर मैं बात करूं NaF, NaCl, NaBr, NaI पॉलीएटॉमिक एनाइन है, इधर से इधर जाता हूं तो सॉरी ओके ओके गड़बड़ हो गया। यहाँ पे लैटिस एनर्जी देखना है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज हुआ तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गया, क्योंकि मोनोएटॉमिक एनाइन है। यहाँ पे भी लैटिस एनर्जी डिक्रीज हुआ है, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्लियर, तो कहाँ क्या देखना है वो चीज समझ में आ गई होगी। अब इनके बाद हम बात करेंगे पॉलीएटॉमिक एनाइन ओ ले लेता हूं, इसमें पॉलीएटॉमिक एनाइन ये भी आ सकता है I3 माइनस, ये भी पॉलीएटॉमिक एनाइन है। जैसे लूं मैं KI3 RbI3 और CSI3, इधर से इधर जाऊंगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज, क्योंकि पॉलीएटॉमिक एनाइन है तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा। तो सीधा सा है, डायरेक्ट कंसेप्ट लगाओ, कोई एक्सेप्शन नहीं है। पॉलीएटॉमिक एनाइन है तो कोवेलेंट कैरेक्टर का कंसेप्ट लगाना है, और अगर मोनोएटॉमिक एनाइन है तो लैटिस एनर्जी लगानी है। सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, सिंपल क्वेश्चन नहीं अटकना। और कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकाला जाता है, वो पोलराइजेशन पावर से या पोलराइजेबिलिटी से निकाला जाता है, वो ऑर्डर में आपको ऑलरेडी पीछे बता चुका हूं। इसके बाद आता है थर्मल डीकंपोजिशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है अपने पास थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मली लेस स्टेबल कंपाउंड डिकम्पोज एट लो टेम्परेचर। ठीक है, देखना थर्मली लेस स्टेबल कंपाउंड डिकम्पोज एट लो टेम्परेचर while thermally stable compound decomposed at high temperature। जो लेस स्टेबल है वो लो टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाएगा, जो हाई स्टेबल है थर्मली वो हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज होगा। अब इसमें मैं बोल दूं, सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ कार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब CO3-2 कार्बोनेट। अब थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ कार्बोनेट हमें करना है, तो देखो कार्बोनेट जो है ना आपके पास दो तरीके से हो सकते हैं। मेटल कार्बोनेट को जब हीट करोगे, मेटल कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो ये डिकम्पोज होगा मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज होगी। मेटल ऑक्साइड बनेगा और प्लस CO2 गैस रिलीज होगी, मतलब CO2 बनाने का ये मेथड हो जाएगा। और रिएक्शन नॉन रेडॉक्स होगी, किसी का रिडक्शन किसी का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होगी।
तो कार्बोनेट के थर्मल डीकंपोजिशन की बात करें तो कार्बोनेट बेसिकली टू टाइप के M2CO3 जहां मेटल +1 में है, MCO3 जहां मेटल +2 में है। यहां इसको हीट करोगे तो बनेगा M2O+1 का ही CO2, ये बनने वाला है। CO2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी। बट क्या नहीं होना चाहिए, मेटल ये नहीं होना चाहिए, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम ये वाले मेटल नहीं होना चाहिए। मतलब Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और CH2CO3 अपॉन हीटिंग डू नॉट डीकंपोज्ड, ये कभी भी डीकंपोज नहीं होंगे इन फर्स्ट ए ग्रुप, इन फर्स्ट ए ग्रुप ओनली Li2CO3 गिव CO2 अपॉन हीटिंग। बाकी कोई सा भी हो सब डीकंपोज होंगे। इसको डीकंपोज करोगे MO और ये CO2। अब देखो जैसे मैंने लिया BeCO3 और ये थर्मली लेस स्टेबल, क्या है ये, थर्मली लेस स्टेबल और रूम टेम्परेचर पे ही डीकंपोज जाता है। BeOCO2 रूम टेम्परेचर पे ही डीकंपोज हो जाता है क्योंकि थर्मली लेस स्टेबल है BeCO3। ठीक है, BeCO3 kept in environment of CO2 because it is thermally less stable and decompose in CO2 plus BeO. For prevent this decomposition, kept in CO2, क्योंकि CO2 में रखोगे तो BeCO3 को स्टोर करना मुश्किल काम है क्योंकि ये तो डीकंपोज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, BeCO3 में CO2 के एनवायरमेंट रखूंगा तो CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये इक्विलिब्रियम जो है वो इधर पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और BeCO3 फॉर्म में ये एग्जिस्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो वापस रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और BeCO3 की फॉर्म में रहेगा। इसलिए इसको थर्मली लेस स्टेबल है, kept in environment of CO2 because it is thermally less stable and decompose in CO2 plus BeO. For prevent this decomposition kept in CO2, इसमें ना टूटे इसलिए इसको हम CO2 में रखते हैं। अब देखो इधर पूछ सकता है ये ऑक्साइड कैसा है, एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना है। CO2 कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब आपसे क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है, ये वाले कभी डिकंपोज नहीं होंगे। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में केवल लिथियम कार्बोनेट डिकंपोज होता है, बाकी कोई नहीं होगा। रेट ऑफ डीकंपोजिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा थर्मली स्टेबल है उसका डिकंपोज होने का रेट उतना ही स्लो है, या फिर मैं ये बोल दूं टेम्परेचर ऑफ डीकंपोजिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मली स्टेबल। ये थर्मली स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखे, देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं यहां से।
देखो ये लिया BeCO3 और T1 BeOCO2, BaCO3 T2 BaCO2 और लिया MgCO3 T3 MgO प्लस CO2। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां देना पड़ा? तो देखो ये तीन है, थर्मल स्टेबिलिटी देखो इनकी, और वो देखेंगे किससे? कोवेलेंट कैरेक्टर देखो, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें? BeCO3 में, फिर MgCO3 में, फिर CaCO3 में। ये तो देखना आ गया होगा अब। तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हुई? CaCO3 की, फिर BeCO3 की। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां चाहिए? तो सबसे ज्यादा वैल्यू ये छोड़ी Ba है ना, Ba सबसे ज्यादा स्टेबल है BaCO3, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर T2 होगा, उसके बाद T3 होगा और T1 सबसे कम होगा। थर्मल स्टेबिलिटी जिसकी जितनी ज्यादा, टेम्परेचर ऑफ डिकम्पोजिशन उतना ही ज्यादा चाहिए। ठीक है, ऐसे अगर मैं बहुत बात करूं Li2CO3 और ये R1 रेट, Li2O प्लस CO2 MgCO3 R2 MgO प्लस CO2, तो R1 फास्ट हो गया R2, तो R2 मच ग्रेटर देन R1। इस रिएक्शन की रेट फास्ट होगी क्योंकि थर्मली लेस स्टेबल, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है MgCO3 मोर लेस स्टेबल है कंपेरेटिव टू Li2CO3। तो डिकम्पोजिशन का रेट क्या होगा? R2 थर्मल स्टेबिलिटी, ये सॉरी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा Li2CO3 मोर थर्मली स्टेबल देन वो, तो R2 फास्ट होगी, R1 स्लो होगी। क्लियर? ये मतलब है रेट। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब यहां से मिटाऊं, एग्जाम्पल देखो। अब एग्जाम्पल देखिए भैया, ZnCO3 केलेमाइन बोलते हैं, PbCO3 सीडेराइट बोलते हैं, शेरुसाइट, FeCO3 सीडेराइट, CaCO3 कैल्साइट, MgCO3 मैग्नेसाइट। ठीक है, CaCO3 डॉट MgCO3 इसको डोलेमाइट, CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस मेलेकाइट। ये बनता कब है? जब कॉपर एयर और मॉइस्ट एयर में रख देते हैं तब ये बन जाता है, ग्रीन कलर का होता है। 2CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस एजुराइट ब्लू कलर का होता है। ठीक है, इनको हीट करेंगे तो कहां क्या बनेगा? देखो इसको हीट करो तो क्या बनेगा? ZnO प्लस CO2। इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा? PbO प्लस CO2। इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा? FeO प्लस CO2। CaCO3 को हीट करोगे, कैल्साइट या लाइमस्टोन, तो CaO प्लस CO2 और ये बन गया लाइम। MgCO3 को हीट करोगे तो क्या बन जाएगा? MgO प्लस CO2। इसको हीट करोगे तो CaO प्लस MgO प्लस 2CO2। MOH का होल ट्वाइस है, इसको हीट करते हो ना तो बनता है MO प्लस H2O। तो ये तो जब ये टूटेगा तब तो ये तो जाएगा CuO प्लस CO2 में, और ये टूटेगा तब जाएगा CuO प्लस H2O में। इनको बोलते हैं बेसिक कार्बोनेट। ये है बेसिक कार्बोनेट। ये टर्म्स ध्यान रखें, ये सारा एस ब्लॉक का पार्ट है। इसको हीट करोगे तो भी यही बनने वाला है
2CuO CO2 प्लस H2, Ag2CO3 हीट करोगे बनेगा Ag2O प्लस CO2 और Ag2O तुरंत रैपिडली, ठीक है, Ag प्लस हाफ O2 में चला जाता है, थर्मली लेस स्टेबल होता है। और ये मैं बोल रहा हूं Ag2O एंड HgO थर्मली लेस स्टेबल, थर्मली लेस स्टेबल ऑक्साइड। तो ये जब भी Ag2O बना है हीट करने पे तो ये तुरंत किस में जाएगा, Ag प्लस हाफ O2 में। तो इसको डायरेक्ट हीट करोगे ना तो ये बनने वाला है CO2 Ag प्लस हाफ O2। ऐसे ही HgCO3 को हीट करोगे तो HgO प्लस CO2 बना और ये HgO तुरंत टूट जाएगा Hg प्लस हाफ O2 में, क्योंकि ये दोनों थर्मली क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। ये मैंने बात की थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है Na2CO3 डॉट 10H2O, वॉशिंग सोडा इसको बोलते हैं। इसको हीट करोगे तो ये Na2CO3 में आ जाएगा, नार्टोन बोलते हैं इसको। 10H2O क्या हो गया, बाहर हो गया। आगे और हीट करोगे तो डू नॉट डिकम्पोज्ड ओनली मेल्ट। अभी बताया था फर्स्ट ग्रुप में केवल लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, बाकी डिकम्पोज नहीं होता है। क्लियर, ये कार्बोनेट का थर्मल स्टेबिलिटी मैंने बताया और होपफुली सभी को समझ में आ भी गया होगा कि कैसे बना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बाइकार्बोनेट के डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट। HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट। तो देखो LiHCO3 NaHCO3 KHCO3 RbHCO3 और CHHCO3, ये तो फर्स्ट ग्रुप के बाइकार्बोनेट। सेकेंड ग्रुप के हो गया BeHCO3 का होल ट्वाइज, MgHCO3 का होल ट्वाइज, CaHCO3 का होल ट्वाइज, SrHCO3 का होल ट्वाइज और BaHCO3 का होल ट्वाइज। ठीक है, इसमें ये वाले जो बाइकार्बोनेट है ना, ये वाले एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, फर्स्ट ग्रुप का लिथियम बाइकार्बोनेट और सेकंड ग्रुप के सभी बाइकार्बोनेट, और एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन। ये तो बात हुई इनके लिए। और ये वाले जो है ना, ये वाले एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म।
ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, ये वाले देखो पॉलीमर, और ये वाले डाइमर। ये पॉलीमर बनाता है, पॉलीमर बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किससे बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात करेंगे इसकी आगे। अभी तो जब कंसेप्ट देखो, कनेक्ट करना है सब्जेक्ट को, जितना कनेक्ट करोगे क्वेश्चन उतने ही वे में अप्रोच होंगे। आप अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होंगे। यहाँ टॉपिक में ना मार्क्स आ सकते हैं, एग्जाम में जब तक पूरा कनेक्ट नहीं होगा एक क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, नहीं लगेंगे। डाइमर, ये डाइमर भी बाई एच बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से के कारण ही डाइमर बनाता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में, और ये वाला। अब दूसरा और बाइकार्बोनेट थर्मली लेस स्टेबल देन कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट थर्मली लेस स्टेबल होते हैं कंपेरेटिव टू कार्बोनेट। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाइकार्बोनेट थर्मली लेस स्टेबल देन कार्बोनेट। अब बात करते हैं देखो, मेटल बाई कार्बोनेट हीट करो तो बनेगा कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। मेटल कार्बोनेट बनेगा और CO2 और H2O बनेगा। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होगी यहां पे, नॉन रेडॉक्स। करे एग्जांपल, देखिए एग्जांपल। सारे मार्कर सूख गए हैं। तू आजा, तेरी बारी नहीं है। देखो कैसे, जैसे मैंने लिया LiHCO3 और हीट किया तो क्या बनेगा? Li2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। मान लो यहां T1 दिया, अब T2 दे दो तो ये बन जाएगा Li2O प्लस CO2 में। तो T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब कार्बोनेट को डिकम्पोज करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ा है बाइकार्बोनेट से, इसलिए ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन हुआ? कार्बोनेट ज्यादा हुआ। तो बाइकार्बोनेट थर्मली लेस स्टेबल हो गया ना देन कार्बोनेट। तो ये बन जाएगा, अगर टेम्परेचर आपने अलग देना पड़ेगा, अगर नहीं दिया तो यही रिएक्शन रुक जाएगी। अब अगर मैं बात करूं NaHCO3 और ये हीट, तो बनेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। इसके 2 मोल हीट कर जाएंगे भैया। अब आगे और हीट करूं तो डू नॉट डिकम्पोज, ये तो डिकम्पोज होता ही नहीं है, ओनली मेल्ट। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, डिकम्पोज नहीं होगा। तो किसी भी बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो CO2 बाहर आने वाली है। और कौन ज्यादा थर्मली स्टेबल है, कौन लेस थर्मली स्टेबल है, वो मैंने आपको बताया है। जैसे मैं लूं NaBeHCO3 का होल ट्वाइज और ये हीट क्या बनने वाला है भैया? BeCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, इसको बोला T1। दूसरा मैंने लिया CaHCO3 का होल ट्वाइज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसको हीट किया, इसको बोला T2, क्या बनेगा? CaCO3 प्लस CO2 H2O। अब ये इस टेम्परेचर पे बाइकार्बोनेट जिस टेम्परेचर पे डिकम्पोज होता है वहां कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता है। अब इसको अगर आगे वापस डिकम्पोज करना है तो टेम्परेचर और देना पड़ेगा। इस टेम्परेचर पे तो केवल ये यहां तक ही आएगा, जैसे यहां T1 से केवल यहां तक ही आया। इसको डिकम्पोज करना था तो T2 टेम्परेचर मुझे देना पड़ा था, अदरवाइज नहीं होता। बोलो हाँ कि ना? समझ में आई बात? अब बात करता हूं यहां पे कि T1, तो इन दोनों में से ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन? CaHCO3, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। दिस इज डीकंपोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट। अब सभी बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होके CO2 देते हैं। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं।
नेक्स्ट देखिए, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव CO2 अपॉन हीटिंग। ये लो, कौन से देंगे? देगा? ये वाला नहीं देगा, नहीं देगा, दे देगा, दे देगा, दिस ये बीटा कीटो एसिड, इसको हीट करते हो तो ये CO2 बाहर आ जाती है, CH3COCH3CO2 बनता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा, बीटा कीटो एसिड रेपिडली अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन अपॉन हीटिंग। Rb2CO3 नहीं देगा, NaHCO3 देगा, CuCO3 ये देगा, KHCO3 देगा, ये वाला देगा। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा हीटिंग करने पे देगा और कौन सा नहीं देगा। क्लियर? नेक्स्ट, मिटाओ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ सल्फेट या थर्मल decomposition of sulfate। SO4-2। देखो, मेटल सल्फेट, मेटल ये नहीं होनी चाहिए, ये वाले नहीं होनी चाहिए। अब देखो इधर, Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस CS प्लस, इनके जो है ना, इनके कार्बोनेट, इनके सल्फेट और इनके हाइड्रोक्साइड, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, ये वाले नेवर डीकंपोज्ड अपॉन हीटिंग। ये हीट करने पे कभी भी डीकंपोज नहीं होते हैं, ये वाले कभी भी नहीं होती है डीकंपोज। ध्यान रखना, एक साथ मैंने बता दिया है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के सल्फेट, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के हाइड्रोक्साइड गर्म करने पे नहीं टूटेंगे। नखरे नारे हैं, बोलेंगे नहीं टूटेंगे, जितना चाय गर्म कर लो, नहीं टूटेंगे तो नहीं टूटेंगे भैया, अगले की मर्जी है, क्योंकि थर्मली हाई स्टेबल है। नहीं टूट रहे इसका मतलब थर्मली हाई स्टेबल है। हाँ, लिथियम कार्बोनेट, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड डीकंपोज्ड, इनके इसका फर्स्ट ग्रुप में केवल लिथियम के डीकंपोज होते हैं, इसलिए मेटल सल्फेट, मेटल क्या नहीं होना चाहिए? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कोई सा भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हीट करोगे, कर लो, और टेम्परेचर आपने रखा है लेस देन 800 डिग्री सेल्सियस, तो बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस SO3।
और यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया और टेम्परेचर आपने 800 से ज्यादा दे दिया तो ये SO3 भी टूट जाएगी। किसमें? ये तो मेटल ऑक्साइड बना, SO3 टूट जाएगी, फिर SO3 टूट जाएगी किसमें? SO2 प्लस हाफ O2 में। तो सीधा सा कंसेप्ट हो गया कि यदि मेटल सल्फेट को आपने 800 से लो टेम्परेचर पे हीट किया है तो बनेगा मेटल ऑक्साइड और SO3, और यदि आपने टेम्परेचर 800 से ज्यादा ले रखा है तो बनेगा मेटल ऑक्साइड, तो बनेगा ही बनेगा। SO3 टूट जाएगी किसमें? SO2 और हाफ O2 में। तो देखो SO3 जो है और SO3 और SO2 ये दोनों ही कैसे ऑक्साइड है? एसिडिक ऑक्साइड है। करे एग्जांपल। अब इसके एग्जांपल हम करते हैं और उसके बाद हम इस कंसेप्ट को लगाते हैं। ये नोट कर लेना भैया, इधर क्रीम चीज निकाल के लाया हूं, एकदम लवाबेदार मलाई। हाँ, थोड़ा सा वाटर ले लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो देखो, ठीक है, मिटाई। अब देखो, एग्जाम्पल से बात करते हैं। कलरफुल बहुत हो गया, ब्लैक कलर, सदाबहार कलर, उसी को यूज में लेते हैं। कैसे आप लोग? सब बढ़िया है? समझ में आ रहा होगा? आ रहा होगा यार, इतनी मैं इधर जान लगा रहा हूँ, थोड़ा आप भी एफर्ट लगाएं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट का लेवल थोड़ा सा एकदम जीरो से, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? क्वेश्चन अटकेगा नहीं आपका अगर आप ढंग से मेरा लेक्चर अटेंड करते हो। देखो इधर, MgSO4.7H2O, FeSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O, CuSO4.5H2O, CaSO4.2H2O। जानते हो क्या इनको? इनके सबके नाम जानते हो क्या? देखो, इसका नाम है एप्सम सॉल्ट, इसका नाम है ग्रीन विट्रोल, इसको बोलते हैं व्हाइट विट्रोल, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रोल, और इसको बोलते हैं जिप्सम, इसको बोलते हैं जिप्सम। ये मैंने लिए। अब इसमें ये जो तीन है ना, ये आइसोमोर्फस टू ईच अदर। अब ये क्या होता है ये बात हम करेंगे। शुरू के तीन जो हैं वो आइसोमोर्फस हैं एक दूसरे के, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला टाइप सेम है, 7H2 या 5 होता है या 2H2 होता है। अब इनके हीटिंग इफेक्ट की हम बात करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, देखो MgSO4.7H2O, इसको हीट करो भैया, और हीट कर दो
टेम्परेचर रखो लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, तो 6H2O बाहर हो जाएंगे, पहले वाटर बाहर आएगा, तो बनेगा MgSO4 और ये H2O। अब इसको हीट कर दो और हीट कर दो इसको, और टेम्परेचर रखो 200 से ज्यादा, तो ये H2O भी बाहर आ जाएगा, MgSO4 और ये H2O भी बाहर। अब यहां से अगर आपने 800 से टेम्परेचर ज्यादा लिया है या टेम्परेचर कम लिया है, 800 से ज्यादा लिया है, तब तो MgSO और SO3 भी टूट जाएगा, SO2 और हाफ O2 में। कम लिया है तो MgO और क्या बन जाएगा, SO3 बन जाएगा। सेम ऐसे लेता हूं, ZnSO4 जस्ट लाइक, यहां पे आप ZnSO4 7H2O डाल दो तो सेम ही कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा, सेम ही कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा। अब देखना FeSO4 का हीटिंग इफेक्ट, दिस सल्फेट अपॉन हीटिंग gives SO2 as well as SO3। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दिस सल्फेट अपॉन हीटिंग गिव SO2 as well as SO3। ये SO2 भी देगा, SO3 भी देगा। अगर आपको पता हो तो इसको हीट करो भाई, पहले तो ये ऐसे आ जाएगा, यहां तक तो आ जाएगा। ये वाटर में तो 400 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा गर्म किया है आपने तो यहां तक आ जाएगा, फिर 800 पे जाके सल्फेट डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है, उससे पहले तो H2 बाहर निकलना स्टार्ट होता है। तो ये पहले बनेगा FeO प्लस SO3, फिर क्या होगा, ये तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तो चला जाएगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा Fe2O3 में, और ये चला जाएगा SO2 में। तो एक्चुअली में ओवरऑल रिएक्शन हुई क्या, यहां रेडॉक्स रिएक्शन हो गई आगे भाई। ये +2 में था, +2 से कहां आ गया, ये +3 में आएगा। सल्फर +6 में था, यहां किस में आ गया, +4 में रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, +6 से कहां आ रहा है, +2 में, मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। और ये +1 से कहां आ रहा है, +3 में, मतलब +1 से कहां आ रहा है, ये सॉरी +2 से कहां आ रहा है, +3 में। तो एक SO3 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक SO3 2 इलेक्ट्रॉन देगा। उधर FeO है एक ही, उसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 SO3 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। समझ में आ रही बात। तो SO3 रिमेनिंग बच जाएगा, मतलब ये बोलूं कि 2 FeSO4 और हीट किया तो बना Fe2O3 SO2 प्लस SO3। बैलेंस हो गई रिएक्शन, 2 सल्फर, ऑक्सीजन कितने 8 3 2 5 और 3 8, आयरन कितने 2 2 2। ये SO3 क्या है, रिमेनिंग। सम SO3 गोज इन SO2, कुछ SO3 तो SO2 में चला गया, क्योंकि एक SO3 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो पहले ये बनाना, 2 FeSO4 जब बना तो बना 2 FeO प्लस 2 SO3, ये बना। अब यहां पे 2 FeO ये वाला, इधर SO3 ये वाला। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो ये दोनों तो आ गए 2 Fe2O3 में, Fe2O3 में आ गए। और ये किस में आ गई, ये किस में आ गई, SO2 में। तो ये SO3 क्या रह गई, अन रिएक्टिव,
इसलिए ये SO3 बच गई। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये वाला SO2 और SO3 दोनों देता है और बाकी सबका हीटिंग इफेक्ट सेम लगेगा। मिटाऊं? अब ये जिसको रेडॉक्स आता है ना उसका कंसेप्ट एकदम वो चकाचक वाला कंसेप्ट है ये। कोई नहीं बताएगा आपको कि ऐसा क्यों हुआ है। मैंने बताया है कि रेडॉक्स रिएक्शन हुई है फेरस सल्फेट में। ठीक है, नेक्स्ट है Fe2SO4 का होल थ्राइस हीट कर दो तो ऑलरेडी Fe+3 में है तो बन जाएगा Fe+2 में है तो यहां डायरेक्ट ही बन जाएगा Fe2O3SO3। अगर टेम्परेचर आपने 800 से ज्यादा लिया है तो Fe2O3SO2 हाफ O2 में जाएगा। ठीक है, SnSO4 हीट किया तो यहां पे 2SnOSO3 ये भी रेडॉक्स हुई है, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन हुई है। कैसे हुई है रेडॉक्स रिएक्शन भैया? रेडॉक्स रिएक्शन कैसे हुई? देखो यहां बना SnO, ये SnO2 हो जाएगा भैया, SnO प्लस SO3 ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो जाएगा SnO2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए और ये चला जाएगा SO2 में, ये 2 दे देगा तो रेडॉक्स तो हुई है SO2। इन केस ऑफ SnSO4 नो SO3, SO3 नहीं आती है यहां पे, रेडॉक्स हुई है। ठीक है, अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे और फिर आगे हम बढ़ने वाले हैं। टू CaSO4.2H2O इसको बोलते हैं जिप्सम, इसको बोलते हैं जिप्सम, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2CaSO4 क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CaSO4.2H2O? इसको हीट किया मैंने 393 केल्विन पे तो H2O 3H2O बाहर होगा। भाई यहां इस और इसमें लिखूं तो मान लो 3H2O बाहर हुआ, वहां मान लो मतलब 4 में से 3 चले गए तो 2 में से कितने जाएंगे? H2। तो बना क्या? बना CaSO4 और ये हाफ H2O या फिर लिख दो 2CaSO4 और ये H2O। ये है हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, और इसको बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें वाटर मिला दो वापस से 3/2H2O, ठीक है, या फिर 3H2O वापस से क्या बन जाएगा CaSO4 2H2O बन जाएगा। वाटर का बैलेंस कर ले आप, मैंने अलग अलग तरीके से लिखा है
और ये वापस से हार्ड मेटेरियल, ये वापस से क्या बन जाएगा, हार्ड मेटेरियल। यहां से यहां रिएक्शन है ना ये वाली, इसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ पीओपी। पीओपी की भी सेटिंग है, पीओपी की भी सेटिंग है, सेट हो रहा है। वाटर मिक्स कर देते हैं तो पीओपी क्या हो जाती है, सेट हो जाता है। सेटिंग ऑफ पीओपी increased by mixing of NaCl। इसकी अगर हमें सेटिंग बढ़ानी है, सेटिंग ऑफ पीओपी, तो हम NaCl से बढ़ा सकते हैं। सेटिंग ऑफ पीओपी इंक्रीज्ड बाय मिक्सिंग ऑफ NaCl, या फिर कैटेलाइज्ड बाय NaCl and inhibit by बोरेक्स और एलम एंड एलम। इससे हम इनहिबिट कर सकते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि स्लो सेट हो पीओपी, एकदम से सेट ना हो, टाइम ले सेट होने में। तो सेट होने के लिए टाइम मिलाना है तो उसमें बोरेक्स या एलम मिलाओ, और हम चाहते हैं कि तुरंत सेट हो जाए तो उसमें NaCl मिलाओ। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ जिप्सम, और इसी के साथ सल्फेट का हीटिंग इफेक्ट खत्म होता है। ये सब एस ब्लॉक का भी है, ठीक है, मिटाऊं। इसके बाद ठीक है, बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।